नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया, जिसके बाद आज पार्टी संविधान के तहत स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह पर काम करेगी। इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कुल 47 सदस्य हैं। इनमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, ए के एंटनी, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन जैसे नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने पद से इस्तीफा दे दिया। माकन सहित सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों, महासचिवों, प्रभारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब खड़गे नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां करेंगे। इस्तीफे के पीछे वजह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वतंत्र रूप से लोगों को चुनने का मौका दिया जाए। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान प्रभारी अजय माकन का इस्तीफा भी इसी कारण हुआ। बीते हफ्ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुए भव्य आयोजन में खड़गे ने कार्यभार संभाला। मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पदभार संभालने से पहले खड़गे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचे। बता दें, खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को हराया था। खड़गे ऐसे वक्त में अध्यक्ष बने हैं जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव सिर पर आ गए हैं और उनमें कांग्रेस को जीत दिलाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको बधाई दी। साथ ही कहा कि वो बहुत प्रसन्न हैं और बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आपने इतने दिनों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है वो गौरव की बात है। उसका एहसास जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। ये सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। सोनिया ने कहा कि मुझसे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जितना बन पड़ा वो किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। ये भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसलिए मुझे राहत का एहसास हो रहा है। अब ये जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कहा कि सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि आपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वो अनुभवी नेता हैं, धरती से जुड़े हुए नेता हैं। एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए अपनी मेहनत से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन के क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती हैं। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हमें सफलतापूर्वक कैसे करना है। आपने जिस लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुना है, मुझे भरोसा है कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना कर सके। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, मजबूती के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार को नोटों में गणेश लक्ष्मी की तस्वीरें लगानी चाहिए। केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि आज भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आज भी भारत विकासशील देश ही क्यों है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत विकसित हो और सभी लोग अमीर बने। इसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन प्रयास तभी सफल होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरी केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील है कि भारतीय करेंसी नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जाए। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत प्रयासों की जरूरत है, लेकिन इसके साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी में एक ओर गांधी जी और दूसरी ओर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगेगी तो उससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि के देवी माना गया है और गणेश जी को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। ऐसे में उन दोनों की तस्वीरें नोटों पर लगनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन हर महीने जो नए नोट छप रहे हैं उनमें ये शुरुआत की जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नोटों में गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर छापे जाने की मांग पर बीजेपी ने कहा है, यह यू टर्न की पराकाष्ठा है।
बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ दिनों पहले हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी और उसके बाद भी केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली विधानसभा में ठहाके मारकर हंसे थे। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल आज हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये यूटर्न की पराकाष्ठा है। पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। पात्रा ने कहा कि लक्ष्मी गणेश की पूजा के वक्त स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, लेकिन इसी स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने वाली तस्वीर को केजरीवाल ने ट्वीट किया था और ये ट्वीट जनता के सामने है। आम आदमी पार्टी ने करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के फोटो को लगाने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को मां लक्ष्मी श्री गणेश से इतनी नफरत हो गई है कि वो भारतीय नोटों पर उनकी तस्वीर लगाने का विरोध कर रही है, जबकि अभी तक किसी मुस्लिम नेता ने इसका विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री जल्द से जल्द इंडियन करेंसी पर मां लक्ष्मी श्री गणेश जी की तस्वीर लगाएं। भारद्वाज ने इसके साथ ही इंडोनेशिया के नोट को दिखाते हुए कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहां 85% मुस्लिम और केवल 2% हिंदू हैं, लेकिन वहां की करेंसी पर श्री गणेश जी की तस्वीर है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के नोटों पर देवी देवताओं के फोटो लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी प्रतिक्रिया दी। दीक्षित ने इसे केजरीवाल का राजनीतिक हथकंडा बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं है, ये उनकी वोट पॉलिटिक्स है। अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो वहां भी कह सकते हैं कि वो एक पाकिस्तानी है, इसलिए उन्हें वोट दिया जाए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में टेनी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सरकार की अपील को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज होने के बाद मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। टेनी ने मामले के ट्रांसफर की मांग इस आधार पर की थी कि उनका पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील आमतौर पर इलाहाबाद में रहते हैं और उनकी वृद्धावस्था के कारण उनके लिए लखनऊ आना जाना संभव नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर वो असमर्थ हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको प्रस्तुत होने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें, टेनी के खिलाफ हत्या का यह मामला साल 2000 का है, जब उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2004 में उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था। हालांकि यूपी सरकार ने 2004 में इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल को एक विश्वविद्यालय में हालिया टिप्पणी पर बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यपाल ने कहा कि मंत्री की वो टिप्पणी राजद्रोह वाली थी। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि बाल गोपाल ने पिछले बुधवार को तिरुवनंतपुरम के एक विश्वविद्यालय परिसर में एक भाषण दिया था, जिसमें क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की आग भड़काने और भारत की एकता को कम करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार देश के अन्य हिस्सों में अधिकारियों द्वारा छात्रों पर हिंसक कार्रवाई का जिक्र करते हुए मंत्री के.एन. बालगोपाल ने उस समारोह में कहा था, जो लोग यूपी जैसी जगहों से आते हैं उन्हें केरल में विश्वविद्यालयों को समझने में मुश्किल हो सकती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वित्त मंत्री का भाषण केरल और भारत के दूसरे राज्यों के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश करता है। पत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री जैसे लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, लेकिन के.एन. बालगोपाल का बयान देशद्रोही है और इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। बता दें, पिछले कई दिनों से केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संत बसवलिंगा स्वामी की आत्महत्या के मामले में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। बसवलिंगा स्वामी ने सोमवार सुबह अपने मठ में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच कर रहे अफसरों ने एनडीटीवी को बताया है कि एक महिला आपत्तिजनक वीडियो कॉल की आड़ में संत को ब्लैकमेल कर रही थी। संत ने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें 2 नाम ऐसे हैं जो इस मठ से जुड़े हुए हैं। बसवलिंगा स्वामी पिछले 25 साल से कंचुगल बंदे मठ के मुख्य संत थे। ये मठ 400 साल से ज़्यादा पुराना है। संत ने जो 2 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था उसमें कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया था कि वो लोग उन्हें उनके पद से हटाना चाहते थे और इसके लिए उनका उत्पीड़न कर रहे थे। बसवलिंगा स्वामी 44 साल के थे।
उत्तर प्रदेश के जिस निजी अस्पताल में ब्लड प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसम्मी का जूस चढ़ाने से मरीज की मौत हुई, उस पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ग्लोबल हॉस्पिटल को आगामी 28 अक्टूबर तक इमारत खाली करने का नोटिस दे दिया है। बताया गया है कि अस्पताल की इमारत को अवैध ढंग से बनाया गया है। मालूम हो कि प्रारंभिक जांच में चूक पाए जाने के बाद ही पिछले हफ्ते अस्पताल को सील कर दिया गया था। वहां कोई मरीज नहीं है। बता दें, प्रयागराज के निजी अस्पताल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में एक शख्स को डेंगू के इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन इस शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया था कि अस्पताल ने मरीज को प्लाज्मा की जगह ड्रिप के जरिए मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। प्रयागराज के अस्पताल में प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मरीज को मौसम्मी का जूस चढ़ाने से हुई मौत के बाद अब इसको लेकर जांच अधिकारी के द्वारा सफाई दी गई है। अधिकारी ने कहा है कि डेंगू से जिस मरीज की मौत हुई थी उसे खराब संरक्षित प्लेटलेट्स दिए गए थे, उन्हें मौसम्मी का जूस नहीं दिया गया था। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने ग्लोबल हॉस्पिटल में मौसम्मी के जूस चढ़ाए जाने वाले मामले पर बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई थी। मामले पर एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। रिपोर्ट में पाया गया है कि खराब संरक्षित प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के कारण मरीज की मौत हुई थी। मरीज को मौसम्मी का जूस नहीं चढ़ाया गया था। रूस और यूक्रेन में और बिगड़ते हालात के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से बात की और कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सरकारी बयान के हवाले से बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से इसको लेकर बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंह ने परमाणु हथियारों के उपयोग की आशंका को मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का जल्द ही समाधान निकालने की बात को दोहराया। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष से ऐसे वक्त बात की है जब रूस ने आशंका जताई थी कि यूक्रेन की ओर से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस आरोप को खारिज किया और इसको रूस के द्वारा युद्ध को बढ़ाने का एक बहाना बताया। रूस ने बुधवार को परमाणु हमले के लिए अपनी प्रतिक्रिया का पूर्वाभ्यास किया। इस अभ्यास में न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल किए गए। यह अभ्यास ऐसे समय में किया गया जब रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इस ड्रिल को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी देखा। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किए गए। बता दें, रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे न्यूक्लियर हमले का खतरा भी बढ़ गया है। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को वहां से तुरंत निकलने के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गवाह के हवाले से बताया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने महसा अमीनी के गृहनगर साकेज में एक कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए लोगों पर बुधवार को गोलियां चला दी। गवाह ने कहा कि पुलिस ने महसा के स्मारक समारोह में जुटे लोगों पर गोलियां चलाई, साथ ही दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, 16 सितंबर को 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं हिजाब पहनने के कड़े नियम के खिलाफ सड़कों पर हैं और उनके समर्थन में देश और विदेश की बाकी महिलाएं भी खड़ी हो रही हैं और समर्थन दिखाने के लिए बाल भी काट रही हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को सुएला ब्रेबरमैन को गृह सचिव के रूप में फिर से नियुक्त करने के अपने फैसले का बचाव किया। ब्रेबरमैन को पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने डेटा उल्लंघनों पर बर्खास्त कर दिया था। संसद में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली आधिकारिक उपस्थिति में जवाब देते हुए सुनक के हवाले से कहा गया कि गृह सचिव ने निर्णय में गलती की थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बता दें, पिछले हफ्ते भारतीय मूल की ब्रेबरमैन को ट्रस्ट ने हटा दिया था क्योंकि उन्होंने अपने निजी ईमेल से आधिकारिक दस्तावेज का एक संसदीय सहयोगी को भेजा, जो सरकारी नियमों का तकनीकी उल्लंघन था। पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो देश में जल्द चुनाव कराने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की ओर मार्च निकालेंगे। इस मार्च की शुरुआत 28 अक्टूबर की सुबह 11 बजे लाहौर से होगी। इमरान खान ने कहा कि हम लिबर्टी चौक पर इकट्ठा होंगे और इस्लामाबाद की ओर मार्च करेंगे। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई को इस्लामाबाद में शांति व्यवस्था बिगाड़ने से रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। हालांकि मैच बारिश के कारण रोकना पड़ा और इसलिए बारिश से प्रभावित मैच में आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराया। जीत हार का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई और 19.2 ओवर में 157 रनों पर आउट हो गई।
लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत भी खराब रही और एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। 15वें ओवर में जब मुकाबला रोका गया तब इंग्लैंड की टीम 5 विकेट पर 105 रन ही बना सकी, जबकि डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से उसे जीत के लिए 110 रन की जरूरत थी, यानी 5 रन से मुकाबला इंग्लैंड हार गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।